नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में जुटे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कंपनी की इस नई यूनिट में 1000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलने का अनुमान है और वहीं कंपनी ने इस नई यूनिट से प्रत्येक वर्ष 24 लाख से अधिक वॉशिंग मशीन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने युवाओं को सौगात दी है और नए प्लांट का शुभारंभ भी किया है। बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। विकासनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने सौगात दी है और साथ ही बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं और सीएम धामी ने युवाओं को सौगात दी है और साथ ही मंदिर में सीएम धामी ने दर्शन भी किए और साथ ही नए प्लांट का शुभारंभ भी किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ जिसमें लोक सेवा विभाग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखककार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी चयनित अभ्यर्थी सौभाग्यशाली हैं। आपको बता दें कि ऐसे में प्रदेश में सेवा का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया जिसमें आपकी एवं राज्य की प्रगति की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य करें और उसे पूर्ण ईमानदारी और लगन से करें और उत्तराखंड को श्रेष्ठ नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने कहा है कि ईमानदारी और लगन से काम करें और 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे और साथ ही कहा कि ईमानदारी और लगन के साथ काम करें। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट स्थित पर्यटन विकास परिषद में महासो मास्टर प्लान कण्वाश्रम और योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 से 21 मार्च तक किया जा रहा है और साथ ही इसके लिए प्रख्यात योगार्चों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे और लोगों को करो योग रहो निरोग के विषय में भी बताया जाएगा और इसी के साथ प्रशिक्षण भी दी जाएगी। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफी लोग इसमें शरीक होते हैं क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 4 धाम की तैयारियां करते हैं।
तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके साथ साथ उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर हम काफी लोगों को बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुके हैं और वर्तमान में युवा भी सरकारी नौकरी की तरफ न भागते हुए स्वावलंबी बन स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और इसी तरह मत्स्य पालन के लिए जरिए स्वरोजगार से जुड़े 3 घाटी युवा सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाया। वहीं पिंडर घाटी के अलग अलग गांव से समूह के सदस्य रमेश गड़िया, किशन गड़िया, बलवंत गड़िया ने मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है। पहले तो मैं रमेश गड़िया जी को, बलवंत गड़िया जी को और किशन गड़िया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस प्रकार की पहल की है। और निश्चित रूप से ये पहल बहुत सारे हमारे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ आकर्षित भी करेगी, कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा भी मिलेगी इस प्रकार का। और मैं विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पहल करके पिंडर घाटी क्षेत्र में उन्होंने ये जो यहाँ पर इस प्रकार का 27 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है, पानी बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं देवाल क्षेत्र ही नहीं, जनपद चमोली के लिए भी एक मिसाल बनेगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के पास कीर्ति नगर तहसील क्षेत्र में गुलदार का आतंक देखने को मिला। गुलदार के 5 अलग अलग हमलों से 5 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गुलदार का पहला हमला कीर्तिनगर में नैथाना के पास हुआ। यहां जंगल से घास लेकर और लकड़ी लेकर आ रही सुमित्रा देवी और मेघना पर गुलदार ने पहला हमला किया और दोनों महिलाओं को घायल कर दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार जंगल में भाग गया और इसके 20 मिनट बाद ही 500 मीटर दूरी पर मवेशियों के लिए घास बांध रही संपत्ति देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे भी जख्मी कर दिया। वहीं डांग गांव में गुलदार ने मंदिर में रह रही सन्यासी बसंत गिरी पर हमला किया और साथ ही गुलदार के अलग अलग हमले में घायल महिलाओं को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने स्वयं आके अभी इमरजेंसी में निरीक्षण किया है
तो पता चला है कि कीर्तिनगर ब्लॉक के नथाना क्षेत्र से 2 महिलाएं हमारे इमरजेंसी में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चोट आई है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। हालत स्थिर है दोनों की। तीसरी महिला को भी लाया जा रहा है जी हाँ, संज्ञान में आ रहा है कि तीसरी महिला को भी अटैक कर दिया गया है और वो भी आने वाली, तो हमारी पूरी टीम तैयार है उसके लिए। मेरे पास में ही ग्राम सभा नथाना है, ऊपर एक पानी का टैंक है हमारा, वहाँ पर ये हमारी बहनें वहाँ पे जंगल में घास काटने जा रही थी, वो घास लेके घर आ रही थी, उन पे बाघ ने हमला कर। हमने कई बार वन विभाग को सूचना दे रखी है, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी शासन द्वारा को कुछ सूचना दे दी गई है। अभी यहाँ पे गुलदार का हमला हो गया है और आप लोग अलाउटमेंट करवा दें, कोई और स्थिति ना हो। लुकास टीवीएस मजदूर संघ पतंग नगर बता दें कि उत्तराखंड का अनिश्चितकालीन धरना 84वें दिन भी गांधी पार्क रुद्रपुर में जारी रहा। लुकास टीवीएस मजदूर संघ ने कहा कि हमें कंपनी प्रबंधक द्वारा आज तक गुमराह किया गया है, लेकिन अब गुमराह नहीं होने वाले हैं और अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष पर डटे रहेंगे। वहीं श्रम विभाग पर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही संगठन समर्थन में दीपेंद्र भट्ट, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मुकुल मजदूर सहयोग केंद्र, राजेंद्र कुमार, देना इंडिया श्रमिक संघ और गंगा सिंह, अध्यक्ष एंटीएड कर्मकार यूनियन द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। वहीं श्रम आयुक्त ने कहा कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। सर, हमारे पिछले 26/10/2023 से धरने पर बैठे हैं। आज हमें लगभग 84 दिन यहाँ बैठे हो गए, लेकिन यहाँ श्रम विभाग कोई भी सुध लेने को नहीं तैयार है। और यहाँ मेरा विशेषकर उत्तराखंड सरकार से भी मांग है कि यहाँ सक्षम अधिकारी बिठाए जाए। हमारे सहायक श्रमायुक्त के पास 2 साल तक कोई पावर ही नहीं है उनके पास। वो कहते हैं मेरे पास कुछ अधिकारी नहीं है, न वो पेमेंट वेजेस का देख पा रहे हैं, न बोनस का देख पा रहे हैं और न वार्ताएं करा पा रहे हैं। केवल उनका काम वो इसलिए बिठा रहे हैं कि यहाँ से कोर्ट ट्रांसफर करने के। जो कंपनी का मामला है ये क्या का मांग है? हमारा लुकास टीवीएस मजदूर संघ। सर्वप्रथम तो ये प्रकरण टीवीएस ल्यूकास का है और ल्यूकास के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो श्रमिकों से जुड़े मसले पर ये पूर्व में भी उच्च न्यायालय गए हैं और उच्च न्यायालय द्वारा जो है ये पुनः मामला हमारे पास गुण दोष के आधार पर सुनने के लिए कहा गया है और अभी भी इस प्रक्रिया में इस पूरे प्रकरण पे सुनवाई की गतिमान है। दूसरा, धरना प्रदर्शन जो इनके द्वारा पहले कार्यालय में किया जा रहा था उसके संबंध में इनको भी पहले पत्राचार किया जा चुका है, क्योंकि कार्यवाही वर्तमान में जो है सुनवाई के अंतर्गत है, सरांदन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने भेंट की और नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा 25 मई 2024 को तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ किया जाना है और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद किए जाने की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सहमति दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस दिशा में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। हर्ष के साथ आपको सूचित करना है कि आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 5 लोकसभा सीटों पर 5 दिन प्रवास करेंगे और इस दौरान जिला, ब्लॉक और बूथ कमेटियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के निर्देश देंगे। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे के बाद अब पार्टी अध्यक्ष करण माहरा पार्टी की तैयारियों को परखेंगे और इसके लिए हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा क्षेत्रों में 5 दिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों पर कार्यकर्ताओं को फीडबैक लेने के साथ साथ कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव में जीत के लिए पार्टी का प्रत्येक बूथ को मजबूत करने पर फोकस है और जिसके लिए बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ये संगठनात्मक काम है। मेरे को अपने मंडलम के लोगों से बात करनी है, बूथ के अध्यक्ष कनु से, बीएलए से बात करनी है और वहां के सीनियर लीडर्स के साथ मिलके किस तरीके से हम अपना तारतम्य बैठाएंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे, इन सभी विषयों पर बात होगी। और हर लोकसभा में लगभग 5 दिन मैं लगाऊंगा और मुझे लगता है कि उससे हम अपनी धार को और तेज कर पाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।